क्योंकि जल वह प्राकृतिक संसाधन है जिसके माध्यम से वनस्पति जगत और जीव जगत अपनी समस्त जैविक क्रियाएं संपादित करते हैं और पृथ्वी में जीवन के अस्तित्व को बनाए रखते हैं। आज इस जल संसाधन पाठ के अंतर्गत पहले हम जल को समझेंगे कि जल है क्या। जल पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद अनेक रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप हाइड्रोजन के 2 भाग और ऑक्सीजन के 1 भाग को मिलने के उपरांत हमें यह प्राप्त हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर 2/3 भागों पर हम जल की उपलब्धता देखते हैं। लगभग 97% जल हमें महासागरों के रूप में दिखाई पड़ता है और 1/3 भाग पर हमारा स्थल मंडल है। महासागरों का जल लवणीय है। लवणीय इसलिए है क्योंकि यहाँ सागरों पर अनंत नदियां आकर के गिरती हैं जो अपने साथ अनेक अवसाद और लवण ला करके सागर में जमा कर देती हैं, जिस कारण से सागर का जल लवणीय या खारा हो जाता है, जिसे हम पीने या सिंचाई के उपयोग में नहीं ला पाते। भारत में, क्योंकि भारत एक क्षेत्रफल में एक विस्तृत राष्ट्र है, यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा राष्ट्र है। यहाँ वर्षा मानसूनी पवनों के माध्यम से होती है और 4 मास तक यहाँ पर विस्तृत क्षेत्र में वर्षा संपन्न होती है, जिस कारण से एक वर्षा का बड़ा भाग हमें प्राप्त होता है। लगभग पूरे संपूर्ण विश्व के वर्षा का 4% भाग हमें प्राप्त होता है। यह वर्षा का जल भाप बनकर के जब सागरों से ऊपर वाष्प उठती है और संघनित होकर के पवन के माध्यम से बादलों के निर्माण के बाद जब बादल में वजन या भार अधिक होता है तो उन्हीं क्षेत्रों में जाकर के वह वर्षा करा देते हैं, जिससे शुद्ध और स्वच्छ जल भूमि तथा जीव जंतुओं को प्राप्त होने लगता है, जिससे वनस्पतियों और जीव जगत का विकास एक क्रमिक रूप से प्रारंभ हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र जल विकास रिपोर्ट 2013 के अनुसार 2025 तक भारत में पीने योग्य जल के संकट की एक चेतावनी जारी की गई थी, क्योंकि यहाँ निरंतर जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि में बढ़ती चली जा रही है, जिस कारण से जो प्रति व्यक्ति औसत जो जल की उपलब्धता है वो निरंतर घटती चली जा रही है। इसके कारण लगभग 2025 तक 20 करोड़ आबादी भारत देश की शुद्ध पीने योग्य पानी से वंचित रह जाएगी। हमारे पास नदियों का एक जाल है, हम 3 ओर सागर से घिरे हैं, फिर भी हम जल की उपलब्धता के लिए संकट के लिए संघर्ष करेंगे, तो ये बहुत बड़ा प्रश्न भारत के लिए है, क्योंकि भारत जल संसाधन के रूप में विश्व में सबसे धनी राष्ट्रों में माना जाता है। आज हमें केवल उन जल संसाधनों को संरक्षित एवं सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, जिससे हम आगामी या आने वाली पीढ़ियों के लिए शुद्ध पेयजल की उपलब्धता करा सकें। भारत में 80% जो जल की उपलब्धता है वो नदियों, तालाबों, झीलों और सागरों के माध्यम से पूरी की जाती है।
133वां नंबर आता है, हम प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में सबसे पीछे खड़े होंगे। जबकि हमारे पास हिमालय पर्वत की ऊंची चोटियों में वर्ष भर जो जल है वो ठोस के रूप में यानी बर्फ के रूप में हमें प्राप्त होने वाला है। तीन ओर सागर से हम घिरे हैं, नदियां अनगिनत हैं, उत्तर पर्वतीय नदियां और दक्षिण की पठारी नदियां अपना अपना योगदान दे रही हैं, फिर भी हम 133वें नंबर पर संघर्ष कर रहे हैं। भारत में कुल नवीकरण योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रतिवर्ष अनुमानित किया गया है। भारत में सबसे ज्यादा जो शुद्ध पेयजल है उसे सिंचाई के तौर पर हम प्रयोग कर रहे हैं और वह भारत का 6% से ज्यादा का योगदान करता है। इसके बाद उद्योग और घरेलू उपयोग के काम में हम इस शुद्ध जल, पेयजल या जिसे हम मीठा जल कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। हमारे शरीर में स्वयं जैविक क्रियाओं को संपादित करने के उपरांत हमारा जो शरीर का निर्माण हुआ है उसमें 65% जल की मात्रा विद्यमान रहती है। इसी प्रकार से बड़े वृक्ष हैं, उन वृक्षों में 40% जल की उपलब्धता रहती है। जलीय जीव है, जलीय जीवों में 90% से ऊपर जल की उपलब्धता हमको देखने को मिलती है। कुछ मौसमी फल हैं, तरबूज है, खीरा है, ककड़ी है, इन जैसे वनस्पतियों और खाद्य पदार्थों में 95% तक जल की उपलब्धता हमको देखने को मिलती है। तो निश्चित तौर पर चाहे वो मनुष्य के विकास के लिए हो, जीव जंतुओं के विकास के लिए हो, वनस्पतियों के विकास के लिए हो, यह जल परम उपयोगी है। इसके अभाव में वनस्पतियां सूख जाएंगी, जीव जंतु मर जाएंगे। तो निश्चित है, इसीलिए कहा जाता है जल ही जीवन है। अब दूसरा नंबर है जल के स्रोत। जल पृथ्वी पर विभिन्न रूपों में पाया जाने वाला है। मुख्य तौर पर यह इसकी अवस्थाएं 3 प्रकार की हैं, ठोस, द्रव, गैस। हम न ठोस रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं और न ही वाष्प के रूप में इसका हम उपयोग कर पाएंगे। भविष्य में जब तकनीकी का उपयोग बढ़ेगा, तकनीकी में और कुशलता आएगी, तो निश्चित तौर पर हम ये जो सागर का जल है या जो पर्वतीय क्षेत्रों में जमा हुआ या ध्रुवों पर जमा हुआ जो जल है उसका हम उपयोग कर पाएंगे। आज सागर, महासागर, नदियां, वर्षा का जल, झील, तालाब एवं कुओं तथा नलकूपों के माध्यम से हमें जल की उपलब्धता देखने को मिल जाती है। पृथ्वी में 2/3 महासागर हैं। इसके बाद इन महासागरों में जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो जल वाष्प के रूप में ऊंचाइयों पर पहुंचता है और संघनित होकर के जब वर्षा कराता है तो वह वर्षा का जल नदियों के माध्यम से प्रवाहित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है। भारत देश में कुछ प्राकृतिक एवं मानवीय झीलों का निर्माण है। प्राकृतिक झीलों में जल का भराव अधोभौमिक स्तर तथा हेमन के पिघलने से या वर्षा के जल के द्वारा जल का भराव होता है, जिसका उपयोग नहरें निकाल करके सिंचाई या पीने के काम में किया जाता है। भारत में दक्षिण का जो क्षेत्र है वहां सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन तालाबों को माना जाता है। भारत देश में सिंचाई के लिए तालाबों का जो लगभग उपयोग है उनकी
भारत में जो राज्य है तमिलनाडु, वहां पर सबसे ज्यादा सिंचाई का काम तालाबों के द्वारा किया जाता है। जिन क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है तो उन क्षेत्रों में तालाब एवं नदियों का जल हमें नहीं प्राप्त हो पाता है। तो ऐसी दशा में हम अधोभौमिक जल पर निर्भर रहते हैं, यानी जमीन खोद करके निकाले गए जल को हम अधोभौमिक जल कहते हैं। यह निर्जन और सूखे क्षेत्रों में प्रायः हम देखने को पाते हैं, जहां हम कुआं खोद करके या नलकूप के माध्यम से या समरसेबुल के माध्यम से हम अधोभौमिक जल का उपयोग कर पाते हैं, जिसका उपयोग औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में, नगरीकरण में और वहां की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने में हम काम में लाते हैं। जल के प्रकार, आपके पाठ्यक्रम में जल के 3 प्रकारों का वर्णन किया गया है, जिसमें अधोभौमिक जल, वर्षा का जल और नदी का जल। इन अधोभौमिक जल जब सामान्य जब वर्षा हो जाती है तो जलाशयों में वर्षा का जल एकत्र हो जाता है और यह वर्षा का जल धीरे धीरे रिस करके पृथ्वी की सतह पर एकत्र होने लगता है और इसी जल को अधोभौमिक जल कहा जाता है, जिसका उपयोग मनुष्य विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में करता है। वर्षा का जल भारत में ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु जब आती है तो वह चातुर्मास में संपूर्ण भारत में एक मानसून का विस्फोट होता है, जो संपूर्ण भारत देश में वर्षा कराने में सहायता करता है और उत्तर के विशाल मैदान से लेकर के दक्षिण तक घनघोर वर्षा होती है, जो शुद्ध एवं सिंचाई के काम तथा वनस्पतियों के विकास के काम में आता है, जिससे भारत की कृषि निर्भर रहती है। इसीलिए भारत की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यदि मानसून सही समय पर अच्छी वर्षा कराता है तो निश्चित है कि भारत में कृषि की जो खाद्यान्न वस्तुएं हैं उनका उत्पादन बढ़ जाता है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है। और वहीं पर यदि सूखा पड़ जाए या वर्षा कम हो तो ऐसी दशा में निश्चित है कि कृषि प्रभावित होती है, उत्पादन कम हो जाता है और उत्पादन कम होने के कारण भारत की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो जाती है। तीसरा है नदी का जल। भारत में नदी जाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक उत्तर की पर्वतीय नदियां और दूसरा है पठारी नदियां। इन नदियों में प्रवाहित होने वाला जल सर्वथा मीठा जल होता है, जिसका उपयोग मनुष्य सिंचाई में, पशुओं के पीने में और गांवों में कृषि कार्य के लिए किया करता है। सभ्यताओं का विकास हम लोग जानते हैं कि नदियों के किनारे ही हुआ है, क्योंकि नदियां मछलियां हैं, जलीय जीव जंतु हैं या जलीय जो संसाधन हैं उन्हें बड़ी आसानी से उपलब्ध कराती हैं और साथ में ये परिवहन का मार्ग प्रशस्त करती हैं, जो एक मार्ग से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाई जा सकती हैं। तो नदियां मनुष्य के विकास में, निरंतर विकास में हमेशा सहायक हुई है, जिसमें मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने में नदियों का योगदान रहा है। नदियां भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं भी मानी जाती हैं। इसीलिए आगे हम जब अंतर बताएंगे नदियों, उत्तर की नदियों का और दक्षिण की नदियों की जब तुलना होगी तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चौथा पॉइंट है उत्तरी नदियां एवं दक्षिणी नदियों की तुलना। उत्तरी जो नदियां हैं वो हिमालय के उत्तरीय जो प्रदेश हैं, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं,
जिनकी ऊंचाई 4000 मीटर से ज्यादा है। 4000 मतलब ये नहीं कि जहाँ इस पर खड़े हुए उसका 4000, ये सागर के जल के स्तर से उसकी ऊंचाई ली जाती है। तो सागर के जल के स्तर से 4000 मीटर की ऊंचाई से अधिक की जो पर्वत चोटियां हैं वो सदैव बर्फ से ढकी रहती है, और जो 6000 से ऊंची ज्यादा पर्वत चोटियां हैं उनमें निरंतर तापमान शून्य से नीचे पाया जाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की वनस्पति भी नहीं प्राप्त होती है। तो ऐसी दशाओं में यहाँ वर्ष भर हमें जो जल की मात्रा है वो बर्फ के रूप में हमको प्राप्त होती रहती है। और जब तापांतर की स्थितियां आती हैं तो यही जो जल है वो पिघल करके नदियों का मार्ग में आकर के नदियों को जल उपलब्ध कराता है, जो निरंतर वर्ष भर नदियों को जल प्रवाहित करता रहता है, जिस कारण से उत्तर की नदियां हमेशा जल से भरी होती हैं। इसीलिए उत्तर की नदियों को सदा नीला कहा जाता है। और यह विस्तृत नदियां होती हैं, इनमें जल की मात्रा अधिक होती है और ये अधिक दूरी तय करने वाली नदियां होती हैं, जिस कारण से यहाँ एक विस्तृत क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था, पीने के लिए जल की उपलब्धता तथा नदी में जो जलीय संसाधन हैं उनकी उपलब्धता वो निरंतर कराती रहती है। जैसे हमारी गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ये ऐसी नदियां हैं जो उत्तरी नदियां कहलाती हैं। अब दक्षिणी नदियों की हम बात करें, जो कर्क रेखा हमारे भारत के मध्य भाग से निकलती है, उसके दक्षिण की ओर जो भी नदियां हमको प्राप्त होती हैं वो दक्षिणी या प्रायद्वीपीय नदियां कहलाती हैं। इनमें जो जल की उपलब्धता है 12 मास नहीं रह पाती है। जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा का जल की नदियों में प्राप्त होता है, तभी तक यह अपने संपूर्ण अवस्था में हमको देखने को मिलती है। और जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होने लगती है तो इनकी जो जल की गति है उनमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और ग्रीष्म ऋतु आते आते ये नदियां प्रायः सूख जाती हैं। ये पठारी नदियां हैं, जिस कारण से इनका मार्ग सकरा है, परंतु इनमें जो जल की गति है वो तीव्र गति की होती है। उत्तर की नदियां जल विद्युत परियोजना बनाने में ज्यादा खर्चीली होती हैं, जबकि पठारी नदियों में हम यह देखने को पाते हैं कि यहाँ सकरी घाटियों से होकर के ये नदियां गुजरती हैं, जिस कारण से जल विद्युत परियोजनाएं बड़ी ही आसानी से यहाँ पर बन जाती हैं और जल विद्युत की तमाम योजनाओं को संपादित करती हैं। उत्तर की जो नदियां हैं जब सागर से मिलती हैं उसके पूर्व ये डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। जैसे हमारा ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी मिलकर के सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में है, और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती है। उसी प्रकार से जो दक्षिण की नदियां हैं जब सागर से मिलती हैं तो ज्वार नद मुख का निर्माण करती हैं, जो गाय के मुख के आकार से कोई झरना जैसा सागर में गिरता है, ऐसी आकृति ज्वार नद मुख कहलाती है। तो आप लोगों ने ये समझा होगा कि ये उत्तर की नदियां एवं दक्षिण की नदियों में तुलना। अब दक्षिण की नदियों में सबसे जैसे प्रमुख नदी दामोदर नदी, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं ये दक्षिणी नदियां हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब लास्ट नंबर है जल बजट एवं खाद्यान्न बजट का महत्व। अब देखिए, भारत तीनों ओर सागर से घिरा है। यहाँ जल एक विस्तृत क्षेत्र पर पाया जाने वाला जल संसाधन है, जिसका उपयोग हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। भारत में जो जल संसाधन है लगभग 16.7 करोड़ हेक्टेयर है। ध्यान रखिएगा, भारत में जो कुल जल संसाधन है वो कितना है? 16.7 करोड़ हेक्टेयर है। और जब पूरी जनसंख्या का जब इसमें भाग दे देते हैं तो
हमारा प्रति व्यक्ति औसत आ जाता है। तो वह जो औसत है वो 610 घन मीटर प्रति व्यक्ति हो जाता है। यानी जल की उपलब्धता कितनी हुई? 610 घन मीटर प्रति व्यक्ति। और जिसमें अब टोटल जो 16.7 करोड़ हेक्टेयर हमको जो जल की उपलब्धता थी, उसमें 6.6 करोड़ हेक्टेयर जो मीटर जो जल की उपलब्धता है वो केवल सिंचाई के कार्यों में खर्च हो जाते हैं। सन 2010 में जल संसाधनों में क्रमबद्ध उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश में केवल 2.26 हेक्टेयर भूमि केवल सिंचित थी, जो आज बढ़कर के 4.2 करोड़ हेक्टेयर हो गई है। उसी प्रकार से अनुमान के आधार पर हमें भूमिगत जल के संभावित उपयोगों का अनुमान जो है वो 4 करोड़ हेक्टेयर है। तो उसी आधार से हम इस जल का उपयोग करते हैं। देश में 3 करोड़ हेक्टेयर मीटर जल का उपयोग अभी हमको करना बाकी है। उसे व्यवस्थित करके हम जल की उपलब्धता को जनमानस तक आसानी से पहुंचा करके कृषि एवं उद्योगों के विकास को बढ़ा सकते हैं और उत्पादन बढ़ाने से हमारी अर्थव्यवस्था में सुधार होना बाकी है। अब खाद्यान्न बजट का संबंध जल बजट से ही होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र है। यहाँ की अर्थव्यवस्था या जीडीपी हमारी कृषि पर निर्भर करती है। भारत एक बहुसंख्यक राष्ट्र भी है, इस कारण से यहाँ खाद्यान्न की अधिक आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण से जो पूरा का पूरा जो बोझ है हमको वो कृषि पर हमको डालना पड़ता है। क्योंकि हम बिना तकनीक के तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पेट भरे तो नहीं रह सकते हैं। अब पेट भरने का जो बोझ है वो हमें कहाँ देना पड़ेगा? वो कृषि पर देना पड़ेगा। और कृषि हमारी मानसून का जुआ कहलाती है। क्या कहलाती है? मानसून का जुआ कहलाती है। क्योंकि यदि मानसून सही समय पर आ गया तो हमारा कृषि उत्पादन बढ़ा देती है, और यदि मानसून हमारा गिर गया या मानसून समय से नहीं आया तो निश्चित है कि उत्पादन हमारा कृषि का नीचे गिर जाता है, जिस कारण से हमारा जो खाद्यान्न बजट है वो गड़बड़ा जाता है। तो हम एक दूसरे को साथ में ले जा करके हम प्रत्येक मनुष्य की जो खाद्यान्न की समस्या है उसका निदान तभी कर सकते हैं जब हम जल के बजट को, चाहे वो वर्षा का जल हो, चाहे सागर का जल हो, चाहे वो नदियों का जल हो, चाहे अधोगमिक जल है, उनको विविध रूपों में ऐसा व्यवस्थित रूप से हमको खर्च करना है जिससे कृषि की उत्पादकता पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े। क्योंकि जल से ही बिजली उत्पादन निर्भर करता है और बिजली से उद्योग निर्धारित करते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं कि जल बजट एवं खाद्यान्न बजट दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों को एक साथ मिलकर के सामंजस्य बना करके कार्य करना चाहिए। आज की क्लास इतनी ही पर्याप्त है। कल आपको भूजल प्रबंधन के बारे में बताया जाएगा और कुछ परियोजनाओं के बारे में चर्चा